जब हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या नाम आता है? शायद चीन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला ब्रिटेन। लेकिन अगर ये कहा जाए कि स्टीम इंजन बनने से सदियों पहले ये खिताब भारत के पास था? पता है, ये सवाल हमारे इतिहास की पूरी समझ को हिला सकता है। अक्सर हमें इतिहास यूरोप के नज़रिए से पढ़ाया जाता है, जिसे यूरोसेंट्रिक नज़रिया कहते हैं, और इसमें जो कहानी सुनाई जाती है वो अक्सर कह सकते हैं कि अधूरी होती है। आमतौर पर हमें यही तस्वीर दिखाई जाती है ना, कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत सिर्फ साधुओं और किसानों का देश था। चलिए, आज इसी धारणा को तोड़ते हैं और उस भारत से मिलते हैं जिसके बारे में शायद ही कभी सुना हो। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 19वीं सदी के एक अमेरिकी स्कॉलर जेटी सदरलैंड ने लिखा था कि उस वक्त भारत यूरोप या एशिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा औद्योगिक और विकसित था। यहाँ शानदार गहनों और बर्तनों से लेकर लोहे और सोने की नायाब चीजें बनती थीं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस इंडस्ट्री से जिसने भारत को दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 18वीं सदी के बीच में दुनिया के कुल टेक्सटाइल ट्रेड का 25% हिस्सा, यानी 1/4, अकेले भारत के पास था। मतलब भारत सिर्फ बाजार का एक हिस्सा नहीं था, अरे वो तो बाजार चला रहा था। और ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं था। सोचिए, भारत का हर कोना अपनी एक अलग कारीगरी के लिए मशहूर था। आंध्र अपनी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता था, तो गुजरात और बंगाल की बुनाई का तो कोई जवाब ही नहीं था। और इसी इंडस्ट्री के दम पर भारत ने एक ऐसा ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क खड़ा कर लिया था जिससे बाकी कारीगर भी अपना सामान पूरी दुनिया में आसानी से बेच पाते थे। लेकिन एक सवाल उठता है, इतना सारा माल दुनिया भर में पहुंचता कैसे था? इसका जवाब है भारत का शानदार शिप बिल्डिंग उद्योग। ढाका, सूरत और कालीकट जैसे बंदरगाहों पर दिन रात जहाज तैयार हुआ करते थे। और इनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अंग्रेजों की रॉयल नेवी के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन सच तो ये है कि बंगाल के जहाज़ों का कोई मुकाबला ही नहीं था। एक बंगाली जहाज औसतन 20 साल से ज्यादा चलता था, जबकि एक अंग्रेजी जहाज मुश्किल से 12 साल टिक पाता था। अब जरा इस नंबर को सुनिए, 5000। 17वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ बंगाल के पास 5000 जहाज़ों का बेड़ा था। सोचकर देखिए, ये तो सिर्फ एक इलाके की बात है। इन जहाज़ों को हमारे लोकल कारीगर अपनी कला और हुनर से गढ़ते थे, जिसमें बेहतरीन लकड़ी, लोहा और पीतल का इस्तेमाल होता था। और तो और ये जहाज 500 टन तक का वजन उठा सकते थे। उस जमाने की इंजीनियरिंग का ये एक बेजोड़ नमूना था। चलिए अब बात करते हैं एक और पावरफुल इंडस्ट्री की। भारत का तीसरा स्तंभ था स्टील का उत्पादन, और यकीन मानिए, इस मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे था। मशहूर दमिश्क स्टील की तलवारों के बारे में किसने नहीं सुना है ना, जो अपनी तेज धार और मजबूती के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। पर क्या ये पता है कि ये असल में एक भारतीय आविष्कार था जिसका असली नाम था वुड्स स्टील? और ये कोई हाल फिलहाल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत के लोहार 6वीं सदी से ही एक खास तरीके से स्टील बना रहे थे, जिससे क्रूसिबल तकनीक कहते हैं। इसमें लोहे को बहुत ही ऊंचे तापमान पर पिघलाकर एक तरह का सुपर स्ट्रॉन्ग स्टील बनाया जाता था। मालाबार और दक्कन में बना ये स्टील इतना मशहूर था कि इससे बने हथियारों ने युद्ध की तकनीक ही बदल दी, और अरब से लेकर यूरोप तक के सैनिक इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते थे। तो टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग और स्टील, जब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो इतिहास की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की असली जगह पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने और भारत की लोकल इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे खत्म करने से बहुत पहले भारत ग्लोबल मार्केट का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, वो उसे चलाने वाला इंजन था। तो क्या थी उस महारथी की विरासत? एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जो दुनिया पर हावी थी, एक ऐसा देश जो दुनिया को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सामान एक्सपोर्ट करता था। ये एक ऐसी शानदार हकीकत है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं कि अगर इतिहास की ये सच्चाई हमें हमेशा से पता होती, तो क्या आज हम दुनिया को उसी नज़र से देखते जैसा हम देखते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।